नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान के प्रजामंडल पढ़ रहे थे और उसमें अब आज अपन मेवाड़ का प्रजामंडल देखेंगे। मेवाड़ में जन जागृति किस प्रकार से आई, वो सारी चीजें देखेंगे और साथ ही एक छोटा कोटा प्रजामंडल भी बचा हुआ था, वो भी अपन कंटिन्यू कर लेंगे। भरतपुर वाला बचा है, एक 1936 के सारे 38 के सारे प्रजामंडल हो गए। भरतपुर वाला प्रजामंडल बचा है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे क्योंकि वो भी बड़ा है थोड़ा सा। तो भरतपुर वाला और जो दो चार छोटे छोटे प्रजामंडल बचे हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक तरीके से आप कंपाइल कर लेंगे और लगभग अपना प्रजामंडल नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं राजस्थान के प्रजामंडल में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या स्थिति थी। मेवाड़ में जो है अपन देखते हैं कि वहां का राजा हुआ करते थे उस समय भूपाल सिंह जी, है ना। तो भूपाल सिंह जी वहां के राजा थे और वहां का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था जिसको अपन दीवान बोलते हैं, वो धर्म नारायण काक करके प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, है ना। तो दोनों के नाम याद रख लेना क्योंकि इन्होंने ही या इनके समय में ही जो है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, वहां की जो जनजागृति है उसमें अपन देखते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने पढ़ा है और मेवाड़ के उस समय के जो दूसरे किसान आंदोलन वो भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। उस समय अपन ने देखा है कि उन किसान आंदोलनों में किस प्रकार से लोगों में जनजागृति फैल रही थी। ठीक है, तो किसान आंदोलन वाला लेक्चर भी आप इसके साथ लेके चलना। और इसके बाद जो है किसान आंदोलन के बाद जब मेवाड़ में जनजागृति को देखते हुए या विभिन्न जो भी रियासती भारत था उसमें जिस प्रकार से जनजागृति फैल रही थी, तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई अपन जो है इन देसी रियासतों को भी अपन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जो है इन्होंने जो है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में फरवरी 1938 में जो है सारे देसी रियासतों को एक पार्टनरशिप के तौर पे देखने की कोशिश करी और इनके साथ जो है इन्हें भी कांग्रेस के अधिवेशन के तहत जो है इनको शामिल कर लिया जाएगा कि आप भी जो है भारतीय अपना स्वतंत्रता संग्राम है उसमें आप हमारे सहयोगी रहेंगे। तो इस समय मेवाड़ से दो लोग गए हैं, अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों नाम याद रख लेना। ठीक है, कोई पूछ ले माणिक्यलाल वर्मा थे क्या? नहीं थे भाई साहब, है ना। कौन कौन थे? अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर, दो जने अवेलेबल थे उस समय। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या रहता है इस समय स्थिति। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन अपन ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। इसी समय जो है आप ये ध्यान रख लोगे सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है। अब देखिए आप माणिक्यलाल वर्मा की क्या स्थिति थी उस समय। अब अपन ने किसान आंदोलन में पढ़ा है बिजोलिया में कि 1929 के बाद से जो है पथिक जी में, वर्मा जी में और रामनारायण चौधरी जी में जो है एक मतभेद सा आपको दिखाई देता है। उस मतभेद के बाद जो है माणिक्यलाल वर्मा जो है वो लोकल स्तर पे अजमेर चले जाते हैं। ठीक है, पथिक जी भी कहीं और चले जाते हैं और सब लोग जो है एक तरीके से एक साथ नहीं रह पाते हैं बिजोलिया वाले क्षेत्र में। तो उस समय जो है माणिक्यलाल वर्मा 1934 में नारेली अजमेर में चले जाते हैं। तो वहां पे नारेली अजमेर में एक सेवा आश्रम की स्थापना की जाती है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा आश्रम नारेली अजमेर, इसको हरिजन आश्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो अस्पृश्यता है उसके खिलाफ जो कार्य हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो नारेली का सेवा आश्रम और खांडलाई में भी एक आश्रम खोलते हैं जहां पर वो जनजाति उद्धार के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो जनजाति उद्धार के लिए कार्य कहां पे कर रहे हैं? खांडलाई से, सांगवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है खांडलाई आश्रम। और जो कह सकते हैं छुआछूत के विरुद्ध जो आंदोलन चला रखा है उन्होंने, वो नारेली के हरिजन आश्रम से या सेवा आश्रम से चला रखा है। तो ये दोनों आश्रमों के नाम याद रखना आप, बहुत महत्वपूर्ण है। माणिक्यलाल वर्मा से आपसे यही दो प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं और भी माणिक्यलाल वर्मा का बहुत सारा योगदान है जो आप धीरे धीरे देखते जाओगे। अब क्या होता है, मैं जब हरिपुरा कांग्रेस में एक तरीके से सर्कुलर आ गया हरिपुरा कांग्रेस वालों का कि भाई जो है हम जो प्रजामंडल आंदोलन जो चल रहे हैं राज्यों में उनको भी हम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेवाड़ में भी एक प्रजामंडल खोला जाता है, तो उसका नाम था मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, तो 24 अप्रैल की तिथि याद रख लेना क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये तिथि भी, है ना। तो मेवाड़ का प्रजामंडल की जो तिथि है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। कहाँ होती है? इनका भी नाम याद रखना, बलवंत सिंह मेहता का। तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर ये बनाया जाता है। उसका नाम था, घर का नाम साहित्य कुटीर, है ना। तो बलवंत सिंह मेहता के घर पे जब प्रजामंडल की स्थापना हो रही है तो उसके अध्यक्ष भी कौन बनाए जाएंगे? ये खुद ही बनेंगे। तो बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके उपाध्यक्ष का बारे में भी पूछा जाता है, तो भूरेलाल बया इसके उपाध्यक्ष बनाए गए, वो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष बनाए जाते हैं
भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और इसके महामंत्री बनते हैं शिव माणिक्यलाल वर्मा। तो बहुत महत्वपूर्ण, ये 3 व्यक्तियों के नाम तो स्पेशली आप याद रखना है, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, लेकिन ये 3 नाम तो आपको कंटिन्यू याद होने चाहिए कम से कम। अब क्या हुआ, जब पता चला मेवाड़ सरकार को कि भाई प्रजामंडल आंदोलन खुल गया, तो प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गया मेवाड़ में, तो अब क्या करेंगे, इसको अवैध घोषित करेंगे। तो अवैध घोषित कर दिया मेवाड़ सरकार ने। तो मेवाड़ सरकार के प्राइम मिनिस्टर थे धर्मनारायण का, उनके द्वारा जो है अवैध घोषित कर दिया जाता है। जब अवैध घोषित करेंगे तो अब भाई साहब अवैध घोषित हो गया संगठन, तो वर्मा जी तो पलायन करेंगे। तो वर्मा जी जो है अपना उदयपुर छोड़ के कहां चले जाएंगे, अजमेर, ठीक है, क्योंकि प्रजामंडल का जो एक व्यक्ति है, एक स्तंभ है, उसको तो प्रजामंडल को संभालना ही पड़ेगा। आंदोलन भले उदयपुर से बंद हो गया, कहीं और से चलाएंगे, तो ये अजमेर जाके अजमेर से प्रजामंडल आंदोलन शुरू कर देंगे उदयपुर के लिए, ठीक है। तो वर्मा जी जो कहां चले जाते हैं, अजमेर में चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर एक पत्रिका निकालते हैं, उसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है ना। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती है, ये पत्रिका निकाली जाती है माणिक्यलाल वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अवैध घोषित करने के बाद ये कार्रवाई करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा जी तो कहां चले गए, अजमेर चले गए। अब देखिए, अब इधर क्या है, सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है। भाई आपने प्रजामंडल बंद कर दिया, ठीक है, हमारा राइट था प्रजामंडल खोलना, आपने वो बंद कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो उदयपुर की या मेवाड़ की जनता जो है सत्याग्रह पर आ गई और सत्याग्रह शुरू कर देती अक्टूबर 1938 से, ठीक है। तो विजयादशमी के दिन से ये सत्याग्रह शुरू हो जाता है ना। तो अक्टूबर 1938 का तिथि याद रख लेना कि ये सत्याग्रह शुरू हो जाती है। और पहले जो सत्याग्रही है उदयपुर के, जो ये प्रजामंडल आंदोलन है, उसमें वो है रमेश चंद्र व्यास, भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास, तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और पहले सत्याग्रही, जैसे वहां भारत छोड़ो आंदोलन में सत्याग्रही वगैरह के नाम पूछे जाते हैं ना, कि पहले सत्याग्रही कौन थे, उसमें पूछे जाते हैं, है ना। तो उसमें इसी तरीके से जो है मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन थे, रमेश चंद्र व्यास थे। तो ये भी ऐसा प्रश्न आपसे भविष्य में आप उम्मीद रख सकते हो, ठीक है। तो रमेश चंद्र व्यास का नाम इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मैंने यहाँ पर उन्हीं तथ्यों को लिखा है जो सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो रमेश चंद्र व्यास जो है पहले सत्याग्रही बनाए गए, जो सत्याग्रही आंदोलन राजा के खिलाफ शुरू होगा उदयपुर में, है ना, या मेवाड़ में, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये सत्याग्रह कर रहे हैं, इधर दूसरी साइड क्या होगा, बहुत सारे मेवाड़ के बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को बाहर निकाला जा रहा है, निष्कासन किया जा रहा है, तो निष्कासन किया जा रहा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो महाराष्ट्र चले गए, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 4 जगहों पर जो है इसकी शाखाएं बनाई जाएगी मेवाड़ प्रजामंडल की। कौन कौन सी 4 जगह है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न आता है। और ये 4 जगह है, एक तो बॉम्बे में, एक नागपुर में, एक जलगांव में और एक अकोला में, चारों महाराष्ट्र में, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 4 शाखाएं बनाई जाती है। जब अवैध घोषित कर दिया जाएगा, तो इधर तो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, लोकल नेता जो थे उनको जब बाहर निकाल दिया गया मेवाड़ से, तो वो महाराष्ट्र में जाकर बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला में शाखाएं बनाते हैं बहुत सारी प्रजामंडल की। और इसके अलावा जो वर्मा जी की फैमिली के दूसरे लोग थे, जैसे नारायण देवी उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी स्नेहलता, इनको भी जो है यहां से निष्कासित कर देते हैं। फिर एक और यहाँ पर बड़े नेता हुआ करते थे, प्यारेचंद बिश्नोई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसका भी नाम याद रख लेना। इनका याद रखो या न रखो, इनकी पत्नी का जरूर याद रख लेना, भगवती देवी, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो भगवती देवी, नारायणी देवी और उनकी बेटी स्नेहलता, इन सबको भी जो है यहाँ से निष्कासित कर देते हैं। और ये निष्कासन करते हुए ये अजमेर चले जाते हैं अपने पति के पास, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना एक, कि इसकी किन किन को निष्कासित कर दिया जाता है, तो नारायणी देवी, स्नेहलता और भगवती देवी को निष्कासित कर दिया जाता है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कौन कौन सी महिलाएं जो है मेवाड़ प्रजामंडल संबंधित है, तो ये भी नाम याद रख लेना, ठीक है। फिर वर्मा जी को गिरफ्तार कर, बाद में जब कार्रवाई होती है, ठीक है, तो अब ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। अब जो है वर्मा जी जो है वो वहां से अजमेर चले गए। अब अजमेर से जो है वर्मा जी देवली गए हुए थे, ठीक है। तो देवली से जो है वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देवली से वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके साथ जो है अमानुषिक जो है व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो उनका बहुत ज्यादा परपीड़ा होती है, उनपे बहुत ज्यादा उनपे जुल्म ढाया जाता है, तो मेवाड़ सरकार द्वारा तो अमानुषिक व्यवहार किया जाता है वर्मा जी के साथ। तो इसकी जो खबर है वो कौन प्रकाशित करते, गांधी जी एक समाचार पत्र निकाला करते थे, हरिजन। तो हरिजन में जो है इसकी आलोचना की जाती है, मेवाड़ सरकार की आलोचना की जाती है, ठीक है। तो वर्मा जी के अमानुषिक व्यवहार की जो आलोचना है करने वाला कौन सा समाचार पत्र था, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये था हरिजन। तो इसलिए मैंने ये फैक्ट डाला है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो ये सारा सत्याग्रह चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, 4 शाखाएं भी बन गई, इनको भी निष्कासित कर दिया। उसके बाद 3 मार्च की तिथि एक महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। 3 मार्च 1939 को जब ये सत्याग्रह को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि मेवाड़ सरकार भी जो है अब ये शांति समझौते के लिए टेबल पर आना चाहती है ना, प्रजामंडल वालों के साथ।
तो मेवाड़ सरकार ने क्या करा, शांति समझौते के तहत क्या करा, मेवाड़ प्रजामंडल को जो है यहाँ पर अपना फंक्शन या कार्य करना जो है वो अनुमति दे देंगे। ठीक है, कौन कर देंगे, मेवाड़ का जो अपनी सरकार है वो अनुमति दे देगी 3 मार्च 1939 को सत्याग्रह बंद करने के एवज में, है ना। इसके साथ ही बेगार पर प्रतिबंध भी लगा दी जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें करेंगे, 1939 में सत्याग्रह को बंद कर दिया जाता है, उसके एवज में बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और मेवाड़ प्रजामंडल को जो है अनुमति मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, देखो मेवाड़ प्रजामंडल को अनुमति मिल गई तो 1939 में, तो 1941 में क्या करते हैं, अधिवेशन शुरू कर देते हैं। अधिवेशन शुरू करेंगे तो पहला अधिवेशन होगा अपने उदयपुर में, अध्यक्षता कौन करेंगे, माणिक्यलाल वर्मा खुद करेंगे। ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में उदयपुर में पहला अधिवेशन चालू होता है और इसका उद्घाटन करने के लिए बाहर से व्यक्ति को बुलाया गया। बाहर से भारत के बहुत महान जो क्रांतिकारी है वो आएंगे, वो है जे.बी. कृपलानी, है ना। तो बहुत बड़े जो नेता है भारतीय जो कांग्रेस के, जे.बी. कृपलानी, उनको बुलाया जाता है यहाँ पर, वो इसका उद्घाटन करते हैं और वर्मा जी जो है इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई जाती है, खादी प्रदर्शनी, है ना। खादी प्रदर्शनी में खुद विजय लक्ष्मी पंडित इनका उद्घाटन करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आएंगे, है ना, कि किस प्रजामंडल में जो है इसके प्रथम अधिवेशन में भारत के दो महान विभूतियां जे.बी. कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुई, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो वो कौन सा था, अपना मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, तो 1941 में पहले अधिवेशन में दोनों जो विभूतियां हैं भारतीय कांग्रेस की, वो यहाँ पर शामिल होती है इसमें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। फिर देखो 41 में अधिवेशन हुआ, 1942 में अपन देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है भारत में। तो भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे पहला काम क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम आता है, गिरफ्तारियां शुरू। ठीक है, तो गिरफ्तारियां, बड़े बड़े नेताओं को सबको गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी मेवाड़ में भी यही हुआ, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्मा जी को जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया और भूरेलाल भैया जो इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे, इन भूरेलाल भैया को सराड़ा के दुर्ग में रखा गया है। सराड़ा का दुर्ग मेवाड़ में पड़ता है, इसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, तो भूरेलाल भैया को तो सराड़ा दुर्ग में रखा गया, वर्मा जी को कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया और वर्मा जी की पत्नी और बच्चों, और वर्मा जी की पत्नी कौन थी, अपने नारायणी देवी, और उनकी पुत्री का नाम था स्नेहलता, और इनका जो एक 6 माह का बेटा भी था दीनबंधु, है ना। इसको भी जो है जेल में रख दिया जाता है। इसके साथ साथ भगवती देवी जो प्यारेचंद बिश्नोई जी की पत्नी है, उनको भी जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी गिरफ्तारियां होती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और यहाँ पर एक नारा घुसता है कि हम मेवाड़ी हर हर महादेव का नारा बोलते हैं और इस बार भी बोलेंगे हम। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये वाला जो नारा है ना, यहाँ पर ये स्किप कर देंगे, रिक्त स्थान दे देंगे। यहाँ पर हम है हर हर महादेव का नारा बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये किस प्रजामंडल से संबंधित बात है, ये अपने मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित बात है, तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद जो है मेवाड़ दीवान आते हैं अपने टीवी राघवाचारी। ठीक है, तो टीवी प्रजामंडल की सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या होती है, उत्तरदायी शासन, है ना। प्रजामंडल की सबसे महत्वपूर्ण मांग उत्तरदायी शासन। तो जब टीवी राघवाचारी आए यहाँ पर, तो मैंने आपको बिजोलिया वाले आंदोलन में बताया था कि टीवी राघवाचारी आते हैं ना, इन्होंने किसान आंदोलन पे जो है लोगों के साथ जो है, जो वहां के नेता थे उनसे शांति से वार्ता करना शुरू कर दिया था। किसान आंदोलन को किसी भी तरह से जो है ठंडा पटकना चाहते थे। तो 1944 तक ऐसा करने में भी सक्षम रहे। तो उसने लंबे समय से चले आ रहे बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत कर दिया था टीवी राघवाचार्य ने। तो इनका जो दूसरा मानना यह था कि अपन जो मेवाड़ी जनता है ना, वो तो एकदम यूनाइटेड तरीके से रहेंगे। तो इन्होंने जो है यहाँ पे जो है वर्मा जी से बातचीत करना शुरू कर दिया। तो वर्मा जी से जब बातचीत करेंगे तो उत्तरदायी शासन की मांग थी इनकी प्रजामंडल वालों की, है ना। तो वर्मा जी से बातचीत सफल नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया था, ग्वालियर के बहुत सारे कार्यकर्ता और राजगोपालाचारी, ठीक है, तो ये राजगोपालाचारी वही है अपने जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे भारतीय। ठीक है, तो पहले भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। तो इन राजगोपालाचारी को भेजा गया इनसे वर्मा जी को समझाने के लिए और ग्वालियर कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भेजा गया। ठीक है, ये राजगोपालाचारी टीवी राघवाचारी के मित्र हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि ये जाएंगे और ये वर्मा जी को समझाने का प्रयास कर, वर्मा जी मतलब जो प्रजामंडल के अभी अध्यक्ष यही है ना, पूरे वर्मा जी संभाल रहे हैं सारा काम। तो ये समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये उत्तरदायी शासन की जो इनकी मांग है उस पर अपना डटे रहेंगे, है ना। तो ध्यान रख लेना ये बात, वर्मा जी अंत तक डटे रहेंगे कि एक धारा सभा का निर्माण करो और एक चुनाव करवाओ अपने मेवाड़ में। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन के लिए डटे रहेंगे, भले इन्होंने इतने सारे लोगों को समझाने भेज दिया। अब देखो 1944 का टाइम आ गया। ठीक है, 1944 का टाइम आ गया और राजपूताना मध्य भारत सभा यहाँ पर जो है इसकी उदयपुर में एक बैठक होती है 1944 में। ठीक है, 1944 में 2-3 अप्रैल 1944 को उदयपुर में एक बैठक होती है, राजपूताना मध्य भारत सभा। ये भी एक संगठन हुआ करता था, है ना। तो राजपूताना और मध्य भारत के जितने भी प्रमुख प्रोमिनेंट प्रजामंडल के नेता थे ना, वो सब इसमें शामिल हुआ करते थे।
है ना। तो इसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा, यानी कि मध्य भारत और राजपूताना को मिलाकर एक संगठन बनाया गया था, रियासती ठिकानों को लेकर था ये सारा, है ना। तो ये इसकी एक बैठक होती है उदयपुर में, और उदयपुर में जो बैठक होगी उसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे एवी सरवते, है ना। तो एक बार एक ऐसा प्रश्न पूछा गया कि इस राजपूताना मध्य भारत सभा की 1944 की उदयपुर बैठक में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो एवी सरवते थे, इंदौर के थे, है ना। तो इंदौर के एवी सरवते को इनका अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण एक पॉइंट हो जाता है। फिर एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की भी एक बैठक होती है, एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है, छठा अधिवेशन, है ना। छठा अधिवेशन भी अपने कहा होता है, मेवाड़ में होता है, उदयपुर में होता है ना। इस छठे अधिवेशन को होता है ये 1945-46 को, 1945 नवंबर में चालू होगा और मार्च 46 तक जाएगा ये, है ना। तो लंबा चलेगा अधिवेशन। तो ये होगा अपने उदयपुर के सलेरिया मैदान में, है ना। उदयपुर के सलेरिया मैदान में कौन सा अधिवेशन होगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। मैंने कल भी बात करी थी, जयनारायण व्यास जी कराची अधिवेशन, है ना। वो सब चीजें भी अपन ने कल मारवाड़ वाले परसों मारवाड़ वाले प्रजामंडल में पढ़ा था ये सब चीजें, ठीक है। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो अधिवेशन, छठा अधिवेशन होता है, अपने उदयपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे अन्य भारतीय प्रमुख नेता भी आते हैं। कौन कौन आता है, शेख अब्दुल्ला आते हैं, ठीक है, कश्मीर वाले, और के एम मुंशी आते हैं, ठीक है, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, ये सब लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। तो भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो मीटिंग होती है या अधिवेशन होता है यहाँ पर, उसमें सब लोग शामिल होने आते हैं, है ना। नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर 8 मई 1946 को, ठीक है, 8 मई 1946 की तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर्सपेक्टिव से ठाकुर गोपाल सिंह जी हुआ करते थे, ठीक है। ठाकुर गोपाल सिंह जी ने क्या किया, एक विधान निर्मात्री सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में। तो जब विधान निर्माण का प्रावधान रखा था तो इसके लिए एक अलग से मीटिंग बुलाई गई, विधान निर्मात्री सभा, ठीक है। विधान निर्मात्री सभा बुलाई गई थी अपने 8 मई 1946 को। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ठाकुर गोपाल सिंह, है ना। ठाकुर गोपाल सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था इसका। और ये इसका काम था कि अपन एक विधान मंडल का निर्माण करें, और इसमें के एम मुंशी भी शामिल थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कौन कौन शामिल थे, के एम मुंशी भी शामिल थे, है ना। तो ये ठाकुर गोपाल सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें विधान निर्मात्री सभा का गठन का प्रावधान किया गया था, और इसमें प्रजामंडल के लगभग 11 सदस्य शामिल थे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रख लेना है ना। फिर इसके बाद एक और संगठन है मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, ये भी एक इंपॉर्टेंट संगठन है, अक्टूबर 1946 को। इसमें दो व्यक्तियों के नाम याद रख लेना, ये कार्यकारी परिषद के सदस्य हुआ करते थे दोनों, हीरालाल कोठारी और मोहनलाल सुखाड़िया, है ना। तो मोहनलाल सुखाड़िया बाद में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे लंबे समय तक, और हीरालाल कोठारी, ये दोनों मेवाड़ हरिजन सेवा संघ नामक संगठन से जुड़े हुए थे। तो ये भी ध्यान रख लेना, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल के दो और कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे। ऐसे नहीं पूछेंगे, तो ये पूछ लेंगे रमेश चंद्र व्यास और नरेंद्र पाल सिंह और नारायण दास किस प्रजामंडल से संबंधित हैं। तो ये तीनों लीडर के नाम भी याद रख लेना। अपने भीलवाड़ा में भी एक केंद्र था इनका मेवाड़ प्रजामंडल का, तो उसको लीड कर रहे थे अपने रमेश चंद्र व्यास, वहां के लोकल नेता थे रमेश चंद्र व्यास, तो भीलवाड़ा से वो लीड कर रहे हैं। यही वाले रमेश चंद्र व्यास हैं जो पहले सत्याग्रही है, ठीक है। एक नाथद्वारा में भी नरेंद्र पाल सिंह नाम का एक नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास, ये दोनों जो है यहाँ पर जो है आंदोलन को लीड करेंगे। कहां पर, नाथद्वारा में, ठीक है। तो ये दो जगह बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। फिर एक इवेंट होता है 5 अप्रैल 1948 को, एक गोलीबारी कांड होता है वहां उदयपुर में। तो उस गोलीबारी कांड में 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, दोनों प्रजामंडल संबंधित हैं, आनंदीलाल और शांतिलाल, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इवेंट हो जाता है कि 5 अप्रैल 1948 को आनंदीलाल और शांतिलाल गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं। कहां पर, उदयपुर में। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे उदयपुर प्रजामंडल में यही प्रश्न आपसे मूलतः पूछे जाते हैं। बाकी अपन देखते हैं कोटा प्रजामंडल भी था 1939, भरतपुर वाला भी 1938 में है, लेकिन जो भरतपुर वाला है वो भी थोड़ा सा बड़ा था, तो ये बोर्ड में नहीं आएगा, तो इसलिए अपन कल भरतपुर और अन्य जो भी छोटे छोटे प्रजामंडल बच गए उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। आज अपन कोटा प्रजामंडल पढ़ लें। ये 1939 में आता है और इसके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि, ठीक है। ये मांगरोल 12 के थे अभिन्न हरि, और नैनूराम शर्मा अपने कोटा के थे ही सही, है ना। तो कोटा के नैनूराम शर्मा इसके संस्थापक थे, और इनका जो इनके 2 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन जो हुआ था इनका 1939 में होता है, और दूसरा अधिवेशन अपने 1940 में होता है। तो पहले अधिवेशन में क्या हुआ था, ये पहला अधिवेशन ये कोटा में नहीं रख के कहां रखते हैं, मांगरोल 12 में, ठीक है। तो 12 मांगरोल में जो है पहला अधिवेशन रखा जाता है, उसके अध्यक्ष खुद नैनूराम शर्मा बनेंगे, ठीक है। इसमें जो है एक सेठ मोतीलाल का भी नाम याद रख देना,
सेठ मोतीलाल, जो बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी नेतृत्व देंगे, उसके लिए जो है स्वागत की सारी जिम्मेदारी सेठ मोतीलाल निभाते हैं इसमें पहले अधिवेशन में, है ना, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए बहुत सारे नेता शामिल होंगे, तो इसलिए स्वागत की जिम्मेदारी सेठ जी निभा रहे हैं, मोतीलाल जी, ध्यान रख लेना। दूसरा अधिवेशन होता है 1940 में। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? नैनूराम शर्मा। दूसरे अधिवेशन की कौन कर रहे हैं? अभिन्न हरि। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। तो दूसरे की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अभिन्न हरि। अब ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका बनेगा कि निम्न में से किस प्रजामंडल में स्वयं पथिक जी ने भाग लिया था, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण नेता है पथिक जी। तो पथिक जी ने किस प्रजामंडल में भाग लिया है? ये कोटा प्रजामंडल में भाग लिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। तो वो पूछेगा मेवाड़ में भाग लिया है, कहां भाग लिया है, तो वो आपको लगाना है कोटा में भाग लिया है, दूसरे अधिवेशन में भाग लिया है ना, विजय सिंह पथिक। फिर एक भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ पर क्या स्थिति थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है कोटा के पूरे नगर प्रशासन पर ही जो है आंदोलनकारी कब्जा कर लेते हैं और मोतीलाल इसका नेतृत्व करेंगे। यही सेठ मोतीलाल जो यहाँ पर स्वागत की जिम्मेदारी ले रखी थी पहले अधिवेशन में, ये मोतीलाल जो है यहाँ पर नगर प्रशासन पर जो है कब्जा करने वाले जो आंदोलन है उसका लीड करेंगे, उसको नेतृत्व देंगे। इसके बाद जो है रामपुरा कोतवाली पर भी कब्जा हो जाता है। कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली कोटा की उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित दो चीजें पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, है ना। इतना ही है कोटा प्रजामंडल में, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिविजन कर लेते हैं अपने। मेवाड़ में जनजागृति में देखते हैं तो राजा थे भूपाल सिंह जी और वहां के प्राइम मिनिस्टर थे धर्मनारायण काक, है ना। ये कश्मीरी पंडित थे धर्मनारायण काक। और फिर फरवरी 1938 में हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें अमृतलाल सुखवाल और भवानी शंकर अपने मेवाड़ से शामिल होते हैं। माणिक्यलाल वर्मा जी नारेली सेवा आश्रम और जिसको हरिजन आश्रम भी कहा जाता है और खांडलाई आश्रम सागवाड़ा उदयपुर में जो भील और जनजाति के उद्धार के लिए खोला गया था। मेवाड़ प्रजामंडल जो है 24 अप्रैल 1938 में जो है इसका उद्घाटन किया जाता है बलवंत सिंह मेहता के घर पर, जिसका नाम था साहित्य कुटीर। उसमें जो है खुद अध्यक्ष बनते हैं बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को बनाया जाता है, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा बनाते हैं। और उसके बाद जो है इसको अवैध जब घोषित कर दिया जाता है तो वर्मा जी इसको अजमेर से संचालित करने के लिए ले जाते हैं। वहां पर नारायणी देवी, पुत्री स्नेहलता, भगवती देवी, ये सब जो है बाद में अजमेर ही निष्कासित कर दिए जाते हैं। उस समय जो है सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाता है इधर पैरेलल। अक्टूबर 1938 में विजयदशमी के दिन से पहले सत्याग्रही जो है वो रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा वाले बनते हैं और 4 शाखाएं इसकी बाद में महाराष्ट्र में खोल दी जाती है, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला में। वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अमानुषिक इनके साथ व्यवहार किया जाता है। बाद में जो है इसकी आलोचना गांधी जी अपने हरिजन वाले न्यूज़पेपर में करते हैं। उसके बाद 3 मार्च 1941 को जो है सत्याग्रह खत्म कर दिया जाता है और वहां पर जो बहुत सारे कार्यकर्ता है वो रिहा हो जाएंगे। बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो है इनको परमिशन दे दी जाती है। पहला अधिवेशन 1941 में होता है, उदयपुर में वर्मा जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उद्घाटन जेबी कृपलानी। और जहां यहाँ पर खादी प्रदर्शनी लगेगी तो उसका उद्घाटन कौन करेगी? विजय लक्ष्मी पंडित। तो 2 महत्वपूर्ण नेता पहले अधिवेशन में शामिल होते हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। वर्मा जी को कुंभलगढ़ जेल में और सराड़ा जेल में भूरेलाल बयां को डाल दिया जाता है। वर्मा जी की पत्नी और बच्चे, 6 माह का पुत्र दीनबंधु और उसकी जो बिश्नोई जी है प्यारेचंद बिश्नोई, उनकी पत्नी भगवती देवी को सबको जेल में डाल दिया जाता है। ये एक नारा गूंजता है, हम मेवाड़ी हैं, हर हर महादेव का नारा बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। मेवाड़ के दीवान हुआ करते थे टीवी राजगोचारी, वो बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत करते हैं। उसी पर्सपेक्टिव में प्रजामंडल आंदोलन को भी शांत करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर जो प्रजामंडल वाले हैं उनकी सबसे पहली मांग तो यही है कि एक धारा सभा बनाओ, यानी कि उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं। उत्तरदायी शासन के लिए जो है ये अभी तैयार नहीं थे मेवाड़ वाले, तो इस वजह से इन्होंने ग्वालियर के कार्यकर्ता और राजगोपालाचारी वर्मा जी को समझाने के लिए भेज जाते हैं। वर्मा जी समझते नहीं है और वो उत्तरदायी शासन की अपनी मांग को कंटिन्यू रखते हैं, निरंतर रखते हैं। राजपुताना मध्य भारत सभा का जो अधिवेशन है एक बैठक हुआ करती थी 1944 में उदयपुर में और वो बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? एवी सरस्वती और एवी सरवते। और इसमें जो है इसमें भी उत्तरदायी शासन की मांग को अपना कंटिन्यू करते हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1945-46 को एक मीटिंग, छठा अधिवेशन यहाँ पर बनाया जाता है सलेरिया मैदान उदयपुर में और इसके जो अध्यक्ष है वो नेहरू बनाए जाते हैं और शेख अब्दुल्ला और के मुंशी भी यहाँ पर शामिल होते हैं। तो दोनों का नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। 8 मई 1946 को विधान निर्मात्री सभा के गठन के लिए जो है ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाती है 8 मई 1946 को। के मुंशी भी इसमें शामिल होते हैं। प्रजामंडल के 11 सदस्य लगभग इसमें सम्मिलित होते हैं। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ अक्टूबर 1946 को मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल कोठारी के नेतृत्व में बनाई जाती है। इसके अलावा 5 अप्रैल 1948 को आनंदीलाल और शांतिलाल गोलीबारी में उदयपुर में शहीद हो जाते हैं। इसके प्रमुख केंद्रों के नाम भी आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा और नाथद्वारा 2 महत्वपूर्ण सेंटर थे। भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास थे और नाथद्वारा में नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर
नारायण दास, ये सब सम्मिलित थे अपने। कोटा प्रजामंडल की बात करें तो 1939 में कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि की नेतृत्व में खुलता है। अभिन्न हरि खुद मांगरोल के थे, तो पहला अधिवेशन मांगरोल में होगा। अध्यक्ष नैनूराम शर्मा को बनाया जाएगा और मोतीलाल जी जो है स्वागत की जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरे अधिवेशन 1940 में अध्यक्ष बनाए जाएंगे अभिन्न हरि, पथिक जी जो है उसमें भाग लेंगे, पथिक जी खुद भी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस समय में जो है मोतीलाल के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है। नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया जाता है और रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लेती है कॉलेज की स्टूडेंट्स, जो छात्राएं होती थी कोटा में, उस वो जो है रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लेती है। तो बस ये था अपना राजस्थान में मेवाड़ और कोटा प्रजामंडल का पूरा क्रक्स। और अपन नेक्स्ट जो प्रजामंडल है, आप सारे प्रजामंडल अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो भी बच गए भरतपुर से लेके सारे। और ये अपना प्रजामंडल कंप्लीट हो जाएगा 4-5 लेक्चर में। और एक लेक्चर अपना एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे कि अपन पूरा अपना एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा दें और ये राजस्थान अपना कंप्लीट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना कि 2 या 3 लेक्चर में अपन नेक्स्ट अपनी सारी क्लासेस कर लेंगे कवर, और उसके बाद जो है अपन भारतीय इतिहास शुरू करेंगे। भारतीय इतिहास के बाद अपन कल्चर वाला सेक्शन देख लेंगे, राजस्थान की कल्चर वाला, है ना। तो ये अपना ये लगभग अपना पूरा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से सारा सिलेबस A to Z लाइन टू लाइन मैंने जो है पूरा कवर करवा देंगे आपको। और आप ये जो लेक्चर्स है आपको कैसे लग रहे हैं, आप ये भी हमें जो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और जो हमने जो आपको रिवीजन करवाया ना, वो सबकी भी मैं एक क्लास आपको दे दूंगा, अवेलेबल करवा दूंगा। उससे क्या होगा, आपको रिवीजन में भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपन भविष्य के लिए प्लान कर लेते हैं। बाकी आप जो है अपना स्नेह इसी प्रकार से बनाए रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।